नमस्कार साथियों। आज की प्रस्तुति प्रजातंत्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य। कारण यह है कि बहुत सारे प्रश्न पत्र देखने पर यह पता चला कि एक प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछा गया है, आप लोग उसे शिक्षा के उद्देश्य के रूप में याद करते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि शिक्षा क्या है और भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, या प्रजातंत्रीय देश में शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, या प्रजातंत्रीय भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पहला हिस्सा है जिसमें पूछा गया है कि शिक्षा क्या है, उसमें तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं जो भी आपने शिक्षा का आशय इससे पहले एजुकेशन आचार्य पर देखा है और अपनी पुस्तकों से पढ़ा है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी से भी एक बार पूछा गया कि आखिर ये है क्या शिक्षा, तो उन्होंने कहा, एजुकेशन according to Indian tradition is not merely a means of earning a living, nor it is only a nursery of thought or a school of citizenship. It is initiation in life of a spirit, a training of soul in the pursuit of truth. It is a second birth. ये जो उन्होंने कहा कि यह दूसरा जीवन है, तो इसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम शिक्षा के उद्देश्यों को तय करें कि आखिर एक प्रजातंत्रीय देश भारत में शिक्षा के कौन से उद्देश्य होने चाहिए। तो इन उद्देश्यों को सही ढंग से अधिगमित करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला व्यक्ति संबंधी, दूसरा समाज संबंधी और तीसरा राष्ट्र संबंधी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति संबंधी, यानी कि शिक्षा के कौन से उद्देश्य हैं जो कि सीधे सीधे व्यक्ति से जुड़ते हैं। इसमें पहला बिंदु शारीरिक, यानी उसका शारीरिक विकास। तो शिक्षा को यह कार्य करना चाहिए कि वह प्रेरित करे कि बालक की इंद्रियों का सशक्तिकरण हो सके, उसके द्वारा इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमारे विद्यार्थी कार्य करें, हमारे अध्यापक कार्य करें, हमारी सारी मशीनरी कार्य करे, क्योंकि यह एक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लिया जाना चाहिए। और जब शरीर स्वस्थ होगा तब हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और अधिगम का स्तर उच्च हो जाएगा, विश्लेषण का स्तर उच्च हो जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति संबंधी उद्देश्यों में पहला उद्देश्य हुआ शारीरिक विकास का उद्देश्य। दूसरी बात चारित्रिक विकास का उद्देश्य। चरित्र का उत्थित होना बहुत आवश्यक है। आप ये देखिए, राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन वहां पर चरित्र एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से वह युद्ध हुआ और अंततः वो जीता जो कि चारित्रिक रूप से दृढ़ था। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भी है कि एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड। जब गुड कैरेक्टर जुड़ जाएगा तो वो यूजफुल अपने आप हो जाएगा पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरा चारित्रिक विकास का उद्देश्य। तीसरे उद्देश्य के रूप में आप ले सकते हैं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। यह बहुत आवश्यक है। मैं किसी परंपरावादी या रूढ़िवादी सोच की ओर आपको नहीं ले जा रहा हूं। मेरा सीधा सीधा मतलब है कि हम आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ें। अब जैसे भारतीय आध्यात्मिक मूल्य हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम, इसमें कल्याण ही कल्याण है। हम सत्य का समर्थन करें, हम शिव के लिए अपने आप को समर्पित करें, कल्याणकारी व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ें, केवल अपने शिव तक सीमित न रहें, सभी के कल्याण की व्यवस्था करें। और जो भारत का उद्घोष था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, उसके समर्थन में खड़े हों। इस तरह से आध्यात्मिक विकास आज की आवश्यकता है और जो हम भाग रहे हैं, समस्याओं से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, उन सब से निकलने का एक बहुत अच्छा उपाय भी। अगला उद्देश्य है मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक विकास के लिए हम सारी की सारी क्रियाएं करें, क्योंकि आप देखिए, अगर हमारा मानस विकृत हो जाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है, हम दिशा भ्रम में पड़ जाते हैं, हम विषय के भ्रम में पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी चीज की सम्यक व्याख्या हो ही नहीं सकती। और जब सम्यक व्याख्या नहीं हो सकती तो निश्चित रूप से हम न केवल शिक्षा के उद्देश्य से भटकेंगे बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए मानसिक विकास परम आवश्यक है और इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा का उद्देश्य होना ही चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है जो इससे ही जुड़ा हुआ है, इसी से ही निकला है, वह है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अगर हम हिंदुस्तान में रहें, हम भारत में रहें और यहाँ से संस्कृत से अपने आप को न जोड़ें, तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ी कृतज्ञता हो जाएगी। हमें यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखना है, परिमार्जित करना है और उसमें नए आयाम जोड़ने हैं। जब हम ऐसा करने में सक्षम होंगे, तब आने वाली पीढ़ियाँ जो हमने सहेजा है उसे बहुत अच्छी तरह सहेजेंगी, उसका परिमार्जन करेंगी और विकास में योग करेंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और ये शिक्षा का प्रमुख वैयक्तिक उद्देश्य है। अगली बात, वैज्ञानिक विकास का उद्देश्य। हमारी थिंकिंग इस तरह की हो जो कि विज्ञान से जुड़ी हो, यानी विशिष्ट ज्ञान से जुड़ी हो, जो कि उस चीज को लॉजिकली या और तरह से प्रमाणित होने के बाद स्वीकार करें और फिर सब तक पहुंचाए। कई बार इस तरह की होती है, आज संचार के साधनों का एक विशिष्ट युग है और इसके माध्यम से कई भ्रांतियां फैला दी जाती हैं। जब हमारा सोचने समझने का स्तर बदल जाएगा और हम वैज्ञानिक रूप से चिंतन कर लेंगे कि यह हो भी सकता है, ये बात हमसे आगे जानी भी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, तो आप ये समझिए एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और फिर जो दुष्ट जो हमें लड़वाना चाहते हैं, भिड़वाना चाहते हैं, तरह तरह की गलत चीज़ें प्रसारित करना चाहते हैं, उन पर रोक लग जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास में शिक्षा की भूमिका को चिन्हित किया जाए और शिक्षा के द्वारा इसका विकास किया ही जाए। एक और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वैयक्तिक स्तर पर, कि सकारात्मक रुचि का विकास। आज छोटी छोटी बात पर हम एक दूसरे को भिड़ते हुए देखते हैं। जरा जरा सी बात पर लोग इतने तनाव में आ जाते हैं कि पूरी पूरी रात बिना सोए हुए गुजार देते हैं। और छोटे बच्चे अपने बड़ों से बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, बड़े आपस में टकरा जाते हैं। ये क्या है? ये क्रोध का इतना ऊंचा स्तर कहाँ से आ गया? हमारी वो सकारात्मक शक्ति कहाँ चली गई? हमें सकारात्मक रुचि विकसित करनी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप समझिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर हम सकारात्मक रुचियां विकसित नहीं कर सके, अगर हम एक दूसरे की रुचि का ध्यान नहीं रख सके और उसमें सहयोग नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में फिर इस तरह की व्यवस्थाएं ही बनेंगी और उससे विध्वंस के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सकारात्मक रुचि का विकास शिक्षा का एक प्रमुख वैयक्तिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार करें। अगली बात, चिंतन शक्ति का विकास। ये बहुत आवश्यक है और उच्च शिक्षा के विकास के लिए तो परम आवश्यक है, क्योंकि उसको केवल अपने पढ़ने और पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रह जाना है, उसको शोध कार्य भी करना है। उसको निरंतर शोध के द्वारा हिंदुस्तान की उन्नति के लिए पथ प्रशस्त करना है और यह बिना चिंतन के संभव नहीं है। इसलिए जो भी लोग उच्च शिक्षा से जुड़ रहे हैं वह इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझें और जो लोग स्वतंत्र चिंतक हैं वह भी इसमें हमारी मदद करें और हम अच्छा सोचकर, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएं। भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में हम अपने आप को विकसित कर पाएं। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो कि लोकतंत्र के हित में ना हो, और यही तो हमारी राष्ट्रवादिता होगी। अगली बात, हम कहते हैं आर्थिक सक्षमता। यह भी वैयक्तिक स्तर पर बहुत आवश्यक है कि भूख क्या क्या नहीं करा लेती। जब आदमी आर्थिक रूप से विपन्न हो जाता है तो वही जानता है कि उस पर क्या गुजर रही, मुर्दा ही जानता है कि कब्र का हाल क्या है। ठीक इसी तरह से आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में शिक्षा का योग होना ही चाहिए। ज्ञान के लिए ज्ञान, इससे अब आज की परिस्थितियों में काम चलने वाला नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाएं व्यक्ति को, जिससे कि वह कम से कम उन चिंताओं से मुक्त हो जाए और चिंतन कर सके, आर्थिक रूप से दृढ़ हो और आने वाले भविष्य के लिए वो काम कर सके, आने वाले हिंदुस्तान के लिए काम कर सके, तभी देश का उत्थान संभव होगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया जाए। एक बात देखने को मिलती है कि आज हिंदुस्तान में दो तरह के विद्यालय हैं। एक विद्यालय है जो कि शासन द्वारा जिसका मूल्य चुकाया जाता है, उन अध्यापकों को वेतन दिया जाता है, और एक वो अध्यापक हैं जो कि स्ववित्त पोषित हैं।
और स्थिति ऐसी बन गई है कि 20% तो शासन के विद्यालय हैं और 80% लगभग वो विद्यालय हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस के सेक्टर में आते हैं। तो जो 80% है उनके लिए कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई वेतन की व्यवस्था नहीं है। उनकी स्थिति इस तरह की है कि वो अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं और दूसरी जगह भी अर्न करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नई शिक्षा नीति आई है इसका पोषण कैसे होगा? कैसे वो 80% लोग खड़े होंगे जिसके समर्थन में और पूरी तरह से मेहनत कर पाएंगे? जब तक उन्हें वहीं पर ही उन्हें मजबूत न बना दिया जाए तब वे इस नई शिक्षा नीति का समर्थन करेंगे और तब ये परवान चढ़ पाएगी। अन्यथा ये एक दिखावा ही साबित होगी। अच्छी नीति है लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगी जबकि उसका मूल स्वर ही खो जाएंगे। तो आर्थिक सक्षमता बहुत आवश्यक है। और एक और उद्देश्य प्रजातांत्रिक नागरिकता, ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रजातांत्रिक नागरिक के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। तो हमारी शिक्षा का यह उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए और हर स्तर पर कोई भी चैप्टर डालने से पहले इसको सोच लेना चाहिए कि क्या इससे प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास होगा, और अगर यदि ऐसा हो सकता है तब उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमें वहां पर एक विश्लेषणात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाना है जिसका कोई आशय ही ना हो, जिसे पढ़ करके भूल जाना ही श्रेष्ठ हो। हमें उन चैप्टर्स का निर्धारण करते हुए जो कि उस भाषा से जुड़े हुए हैं, हमें उनके नैतिक उत्थान की और प्रजातांत्रिक नागरिकता के गुण को प्रश्रय देना ही होगा। तो इस तरह से यह कुछ 10 बिंदु मैंने आपको बताए जो कि व्यक्ति संबंधी हुए। आपके अधिगम में ये रच बस जाएं, इसलिए एक बार पुनः इन 10 बिंदुओं का आपके सामने उच्चारण कर दे रहा हूं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा चारित्रिक विकास, तीसरा आध्यात्मिक विकास, चौथा मानसिक विकास, पांचवा सांस्कृतिक विकास, छठा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सातवां सकारात्मक रुचि का विकास, आठवां चिंतन शक्ति का विकास, नवां आर्थिक सक्षमता का विकास और 10वां प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। ये सारे के सारे पॉइंट का हमने विवेचन किया व्यक्ति संबंधी, यानी प्रजातंत्रीय भाग में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसमें व्यक्ति संबंधी क्या उद्देश्य हो सकते हैं उनकी बात। अब हम दूसरी बात करते हैं, व्यक्तियों का समूह ही समाज होता है। हालांकि ये सारे जब हम सारे व्यक्तियों में इन गुणों को विकसित कर देंगे तो समाज विकसित हो जाएगा, लेकिन हमने इसको व्यक्ति के हिसाब से बनाया हुआ है और इनका मिला हुआ रूप समाज होगा। लेकिन पूरे समाज के लिए हमारा चिंतन क्या है, शिक्षा को क्या सोचना चाहिए और शिक्षा को कौन से उद्देश्य रखने चाहिए, आइए उस पर बात कर लेते हैं कि समाज संबंधी शिक्षा के उद्देश्य प्रजातांत्रिक भारत में ये हैं कल्याणकारी राज्य स्थापन, वेलफेयर स्टेट। ये बहुत आवश्यक है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित किस तरह से हो सकता है। उसमें यह नहीं कि सब कुछ फ्री कर देंगे, ये फ्री करेंगे, बिना श्रम के देंगे, बिना काम किए हुए देंगे, नाकारा बना देंगे तुमको, ये चीज नहीं होनी चाहिए। श्रम करना पड़े और उसका सही मूल्य मिले। हमें सारी की सारी नीतियां, सारी की सारी व्यवस्थाएं इस तरह की बनानी है कि हम वहां पर कल्याण के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके। एक स्टेट पूरे स्टेट के लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य हो, कल्याणकारी व्यवस्था देने वाला हो। ऐसा ना हो कि वह उन्हें कामचोर बनाए, ऐसा ना हो कि उन लोगों को वो चीज दे दी जाए जो कि उसको जानते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक लैपटॉप अगर किसी हलवाई को दे दोगे, क्या करेगा उसका? जो वहां पर पढ़ने लिखने के अभाव में और बचपन से ही जलेबी बना रहा है, हमें सोच, अगर मान लीजिए वो पढ़ लिख रहा है, जान गया है, तब उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जानता ही नहीं, अध्यापकों के पास तो वो चीज है नहीं। पहले अध्यापकों को मिलनी चाहिए क्योंकि उनका आर्थिक स्तर बहुत खराब है। उसके बाद फिर विद्यार्थी तक की बात होनी चाहिए, तभी तो वो उसको सिखा पाएगा। तो पूरी योजनाएं इस तरह की बने जिससे कि कल्याणकारी राज्य का स्थापन हो सके। मैं किसी दल के संबंध में कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कल्याणकारी राज्य का स्थापन। और दूसरी बात, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। बहुत सारी चीजें हैं वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ डेथ हो जाए तो समाज के लोगों को साथ में उसके संबल के लिए खड़ा होना चाहिए। किसी के यहाँ विवाह है, किसी के और इस तरह के कार्यक्रम हैं, तो उसमें समाज के लोगों को सहभागिता दिखानी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब भी वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो संपूर्ण समाज को उसका सहयोग करना चाहिए। पहले भारत के गांवों में
एक बेटी पूरे गांव की बेटी मानी जाती थी और पूरा गांव उसमें सहयोग करता था कि हमारी तरफ से काशीफल रहेगा, हमारी तरफ से ये घी रहेगा, हमारी तरफ से मट्ठा रहेगा, और बड़े आसानी से सब कुछ हो जाया करता था। और आज उसके लिए इतनी मोटी मोटी किताबें बन गई हैं जिसमें हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट उस चीज़ का, और तब भी उतना सफल नहीं हो पाता। तो आवश्यकता इस बात की है, जब सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव हम में आ जाएगा, जब हम सोचेंगे कि यह हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा पड़ोसी कहीं भूखा न सो जाए, अगर हमारी स्थिति मजबूत है तो हम उसका मदद करने के लिए तैयार रहें। और वही कि अगर हम केवल यही सोचेंगे कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये तो छोटी बुद्धि वाले लोग सोचते हैं कि यह तेरा है या मेरा। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा विश्व ही परिवार के समान है। इसलिए सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास के लिए शिक्षा को कार्य करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। अगली बात है सामाजिक बुराइयों का अंत। बहुत सारी बुराइयां समाज में आ जाती हैं और समाज के लोग मिल करके उन बुराइयों को साथ देने के लिए एक साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे मद्य का सेवन है, लोग शराब पी रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि शराब उनको पी रही है या वो शराब को पी रहे हैं। लोगों ने एक प्रसंग पढ़ा हुआ है युधिष्ठिर का जुए का, तो वो दीपावली पर जुआ खेल रहे हैं। उसका यथार्थ क्या है और किस तरह का व्यक्तित्व था, वो उसके सारे गुणों को छोड़कर के एक बुराई केवल छाटनी है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और जैसे बाल विवाह की व्यवस्था थी, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो कि सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल इविल्स है, उनसे निपटने के लिए सभी को खड़ा होना चाहिए। और सामाजिक बुराइयों का अंत करने में शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा को अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए इसे अपना उद्देश्य बनाना ही पड़ेगा। अगली बात, जन शिक्षा प्रसार। इसके लिए शासन ने अलग अलग समय पर काम किया है। हमारे शिक्षा आयोग ने अलग अलग समय पर सुझाव दिए हैं। कभी प्रौढ़ शिक्षा के विकास की बात हुई है, कभी जो लोग रह गए हैं उनकी शिक्षा के विकास की बात हुई है, कभी इस लेवल तक शिक्षा को फ्री कर दिया जाए, ये एक आवश्यक है और ये सही है कि भाई सब तक शिक्षा पहुंच जाए, सब लोग शिक्षा से अपने आप को जोड़ सकें। और बहुत सारी व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में की गई। तो जन शिक्षा के प्रसार में सब लोगों को तो योग होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षा भी इस तरह की हो जो कि उनके स्तर पर उतर चुके, उनके स्तर पर उतर कर और फिर वो अधिगमन में सुगम हो। तो जन शिक्षा का प्रचार या प्रसार ये बहुत आवश्यक है। अगली बात है वातावरण से सामंजस्य शक्ति। एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। अभी तक हम अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन अब कर्तव्य की बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म, तो कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध ये कर्मणः। तो हम उस नियत कर्म को करने के लिए अपने आप को समर्थ बनाएं और वातावरण से हम सामंजस्य करें। कभी मान लीजिए परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो लोग आगे बढ़ करके आए और उस परिस्थिति जो प्रतिकूल हो गई है उसको अनुकूल बनाने में योग दें। ये तो समय है, कभी अच्छा भी होगा, कभी खराब भी होगा। और इसीलिए कहा कि आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान न हो। आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान हो। यहां तक कहा गया कि चांद सूरज को भी लग जाता है एक रोज ग्रहण, देखकर वक्त के हालात तुम गुमनाम ना हो। देखकर वक्त की हालत परेशान ना हो, आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान हो। तो हमें परेशान नहीं होना है। वातावरण से सामंजस्य के लिए खुद को तैयार रखना है, पूरे समाज को तैयार रखना है और समाज को उत्थान के लिए उन्हें बताना है कि जो स्थिति है वह रहेगी नहीं, निश्चित रूप से परिवर्तित होगी, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और ऐसी स्थिति में जब हम सकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्थान अवश्यंभावी है और कोई विकल्प ही नहीं। तो ये कुछ उद्देश्य जो कि समाज संबंधी बताए, 5 उद्देश्य आपको बताए। या तो पहला कल्याणकारी राज्य स्थापन, दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, तीसरा सामाजिक बुराइयों का अंत, चौथा जन शिक्षा प्रसार और 5वां वातावरण से सामंजस्य शक्ति का विकास। तो ये बताए समाज संबंधी। अब विचार करते हैं कि राष्ट्र संबंधी कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं एक प्रजातंत्रीय भारत में, एक लोकतंत्रीय देश में। उसमें से पहला बिंदु लेते हैं राष्ट्रीय एकता।
राष्ट्र संबंधी जो शिक्षा का उद्देश्य है उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय एकता। आपको याद आ गई होगी संपूर्णानंद एकता समिति, आपको याद आ गए होंगे शिक्षा के विभिन्न उपादान जो कि इस यूनिटी की बात करते हैं। और एजुकेशन आचार्य पर राष्ट्रीय एकता का एक पूरा चैप्टर डाला हुआ है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा में, तो नेशनल यूनिटी करके वहां पर दिया गया है। लेकिन ये है बहुत आवश्यक, और शिक्षा जब अपना उद्देश्य से बना लेगी राष्ट्रीय एकता को, तो जो लोग भटक जाते हैं उनको दिशा मिल जाएगी। और ये बहुत आवश्यक है कि देश में रहने वाले लोग, यहाँ की हवा में जिंदा रहने वाले लोग, यहाँ की मिट्टी से उत्पादित अन्न को खाने वाले लोग कहीं भी अपने चिंतन में राष्ट्रद्रोह की भावना न लाएं। कितने कृतज्ञ होंगे वो लोग जो कि राष्ट्र के प्रति द्रोह करने की स्थिति बनाते हैं, जो उस राष्ट्र का खा पी करके उसी राष्ट्र से विद्रोह करें, आघात करें। तो ऐसे कृतज्ञ लोग न बन पाएं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, कृतज्ञ रहें, और राष्ट्रीय एकता की वृद्धि के लिए शिक्षा के एक उद्देश्य के रूप में इसको अवश्य होना चाहिए। और शिक्षा को चाहिए कि वह इस उद्देश्य के लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक कार्य करे, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं और तो आतंकवादी या इस तरह के लोग किस तरह से उस बात को समझ ले रहे हैं, उनकी पूरी टर्मिनोलॉजी ही अलग है। ए फॉर AK-47, बी फॉर बम ब्लास्ट, सी फॉर कर्फ्यू, डी फॉर डेंजर, अगर इस तरह की शब्दावली पढ़ेगा तो कैसे मस्तिष्क का विकास होगा, किस विध्वंसकारी शक्ति का विकास होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा में इस उद्देश्य को समाहित करें कि यह चिंतन विकसित ही न हो पाए और जड़ से खत्म हो जाए। क्योंकि आज हम दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करें या अपने अंदर ही इस तरह की चीज से लड़ते रहें, कौन सा लेवल है, कौन सा धर्म है, कौन सी व्यवस्था है जो हमें नीचे की ओर खींच रहे हैं। भाई हमें ऊर्ध्वगमन करना है, विकास करना है, हिंदुस्तान को सशक्त बनना है, तो इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को हटाएं, सबके लिए व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन सोच करके तो चले कि हाँ हमें राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करना है, और शिक्षा को इसे अपने आप में समाहित करना ही होगा। दूसरी बात, भावनात्मक एकता। आप बहकावे में ना आए। कोई नेतृत्वकारी शक्ति जो तथाकथित रूप से आपको दिखाई दे रही है, वह आपकी भावनाओं को भड़का करके अपना उल्लू सीधा कर लेती है। जब भी कहीं पर दंगे फसाद होते हैं तो उसमें आम व्यक्ति मारा जाता है, रेहड़ी वाला मारा जाता है, श्रमिक मारा जाता है, मजदूर मारा जाता है, किसान मारा जाता है। और वो वर्ग जो इस युद्ध का, इस झगड़े का आयोजन कराता है, वो अपने आराम से बैठा होता है इसी कमरे में। इसलिए भावनात्मक रूप से हमें प्रबल बनने की आवश्यकता है और गुमराह होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब इस भारत की एक मजबूत और सशक्त इकाई हैं। भावनात्मक रूप से हमें सजग होना पड़ेगा, हमें प्रबल होना पड़ेगा, हमें सबल होना पड़ेगा। और जब हम भावनात्मक रूप से सबल होंगे तब इस तरह की बातें हमें गुमराह नहीं कर पाएंगी। तब सर्वधर्म समभाव की सच्ची भावना का पोषण होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भावनात्मक एकता शिक्षा का उद्देश्य होना ही चाहिए। शिक्षा को अपना उद्देश्य बना करके चलना चाहिए कि भावनात्मक एकता को हम प्रश्रय देंगे, और उसके लिए जो भी उपादान हो सकते हैं, जो भी समाधान हो सकते हैं, सारे के सारे इसमें शामिल किए जाने चाहिए। अगला बिंदु, अंतरराष्ट्रीयता। आप समझिए वही बात है विश्व बंधुत्व वाली, कि भारत की तो थिंकिंग ही यह है कि हम शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं और सहज अस्तित्व की भावना पर काम करते हैं। चीन ने पंचशील के सिद्धांत कई बार हमारे साथ दोहरा करके और हिंदी चीनी भाई के नारे लगाने के बाद हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। आवश्यकता इस बात की है कि हम सजग भी रहें और साथ साथ अंतरराष्ट्रीयता की भावना को प्रश्रय दें। कोई भी हमारा विरोधी नहीं है, कुल मिलाकर के पूरा विश्व एक परिवार है। और इस तरह की भावना के विकास के लिए हम कंपैरेटिव स्टडी करें, किन चीज़ों को हम अपने यहाँ ला सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ के हिसाब से उचित नहीं है। उन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो श्रेष्ठ है उसे हम शामिल करें, और जो हमारा खराब है हम उसे भी निकालने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए हम समय का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। शिक्षा को अपने उद्देश्य के रूप में ऐसे गठित करके इस तरह की सीमाओं को हटाना चाहिए। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टिकोण लिबरल हो और अंतर्राष्ट्रीय भावना का, ऐसी भावना का जिसमें कि हम पूरे विश्व के लिए कार्य कर सकें। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सबके सुख की हम कामना कर सकें, वह बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। अगला बिंदु है बेरोजगारी निवारण या व्यावसायिक विकास। भारत को इस पर बहुत काम करना होगा। आज बहुत सारे दौरे इस तरह के हो रहे हैं, हम बहुत सारे देशों से संपर्क बना रहे हैं और लोकल से लेकर ग्लोबल तक की स्थिति बन रही है। लोकल को कैसे ग्लोबल बनाया जाए, तो हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के प्रोग्राम्स आए हुए हैं, सबके लिए हैं। शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, तो इसके माध्यम से भी व्यावसायिक विकास हो सकता है और बेरोजगारी निवारण के जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो सब किए जाने चाहिए, क्योंकि हर घर तक रोटी पहुंच जाए और मेहनत की पसीने की रोटी पहुंचे तो हिंदुस्तान को सशक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्री की रोटी से काम नहीं चलेगा कि ये लो, ये ऐसे ही ले जाओ। हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं जिससे कि लोग श्रम करें, पसीना बहाएं, देश के महत्व को समझें और उसके साथ वो उसको प्राप्त भी करें, अपने श्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त भी करें। जब इस तरह की स्थिति बनेगी तब निश्चित रूप से देश सशक्त होगा। तो हमें राष्ट्र संबंधी शिक्षा के उद्देश्यों में इसे प्रत्यावर्ष देना चाहिए। बेरोजगारी निवारण की एक सशक्त नीति होनी चाहिए, व्यावसायिक विकास की एक सशक्त नीति होनी चाहिए। अगली बात, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। जहां मार्केटिंग आवश्यक है वहां यह भी आवश्यक है कि हम पुराने घिसे पिटे तरीके लेकर के न रहें। हमारे खेत अधिक उत्पादन करें, हमारी फैक्ट्रीज अधिक उत्पादन करें, हम अभाव में प्रभाव दिखा सकें, हम इन्हीं 24 घंटों को इस तरह से विभाजित कर सकें जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो। फिर हमारी प्रबंधन की क्षमता उनको मार्केटिंग में खपाए और फिर उससे जो मूल्य मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगारी से छूट जाएंगे, बच जाएंगे, उन्हें काम मिल जाएगा उन हाथों। तो आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की जाए। और जब उत्पादन बहुत कम होता है और उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो वह हमें विपन्नता की ओर ले जाती है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षा उत्पादन क्षमता की वृद्धि को अपना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बना करके चले। अगली बात, आधुनिकीकरण की शक्ति का विकास। अब हम केवल परंपरावादी रह जाए, ये किस दृष्टिकोण से उचित है कि उस समय ऐसा कह दिया इसलिए हम ऐसा ही करेंगे। भाई आज अगर बदलती हुई स्थिति में बदलने की आवश्यकता है तो बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ हमें कदम ताल करना पड़ेगा और इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना पड़ेगा और आधुनिकीकरण की उस शक्ति को महसूस करना पड़ेगा। हम वापस नहीं जा सकते उन सदियों जहां से हम निकल करके आए हैं, जहां से हमने विकास की एक लंबी यात्रा की है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा के माध्यम से आधुनिकीकरण की शक्ति से परिचय कराया जाए और हम अपने आप को उससे जोड़ सकें। अगला बात है मूल्य संरक्षण, जिसकी बात मैंने कही थी व्यक्तिगत स्तर पर। यहां पर राष्ट्र के स्तर पर इसकी बात करना इसलिए आवश्यक हो गया कि जब हम संपूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा देंगे तो उसमें जो अच्छे चिंतन वाले लोग हैं वो उसको स्वीकार करेंगे और दूसरे लोग उसकी देखा देखी उसको स्वीकार करेंगे। और जो थोड़े बहुत लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं या नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं या उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं वो उस पर डिस्कशन करेंगे और विश्लेषण के उपरांत सच निकल करके आएगा। तो ऐसे मूल्यों को संरक्षण देने की बहुत आवश्यकता है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति सबल हो, पूरा समाज सबल हो, पूरा राष्ट्र सबल हो। जब हम इस तरह का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मूल्य के संरक्षण से राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। फिर हमें नारी सशक्तिकरण के लिए अलग से योजना नहीं चलानी पड़ेगी, फिर किसी जाति के लिए हमें अलग से योजना नहीं चलानी पड़ेगी। फिर हम उस स्तर से बहुत ऊंचे हो जाएंगे और जाति के स्तर को हम छोड़ देंगे। आज जब हम विद्यार्थी से किसी कॉलम में भरवाते हैं कि उसकी जाति क्या है तो वो बड़ा असहज महसूस करता है। ये कॉलम जिस दिन भारत के विद्यालयों से हट जाएगा उस दिन एक समानता का एक अलग ही दौर शुरू होगा। इसलिए अगर मान लीजिए शिक्षा इन सारे उद्देश्यों को समाहित करती हुई चलेगी तो इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब श्रम का उचित मूल्य मिलने लगेगा, जब श्रम के उस क्षेत्र में कोई डाका नहीं डाल पाएगा, तथाकथित बड़े लोग जिन्हें कहा जाता है वो दूसरे का हक नहीं मार पाएंगे और उनकी उदारता के हम सब बाकी आवाम कायल होगी कि हाँ उन्होंने इस कार्य को किया है। आज लोग अपनी पूरी संपत्ति का 99% दान करके पुनः कार्य करने लगते हैं और भारत जो इस श्रेष्ठ का अगुआ था वहां पर इस तरह के कतिपय उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम मूल्यों का संरक्षण करें, परिवर्धन करें, विकास करें, उन्हें हम आश्रय दें। तो इस तरह से राष्ट्र संबंधी शिक्षा के उद्देश्य
मैंने आपके साथ रखे, शेयर किए 7। उसमें पहला राष्ट्रीय एकता, दूसरी भावनात्मक एकता, तीसरी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, चौथा बेरोजगारी निवारण, पांचवा उत्पादन क्षमता में वृद्धि, छठा आधुनिकीकरण की शक्ति का विकास और सातवां मूल्य संरक्षण। तो यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ वार्ता की और इसमें इस बात को रखा कि प्रजातंत्रीय भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अगर आपको ये व्यवस्था, ये देने का ढंग अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। ये जहाँ पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है तो वहाँ सभी के लिए बहुत उपयोगी है कि वे समझें कि प्रजातंत्रीय भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।